हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने कल की वीडियो को एंड किया था यही बात कहते हुए कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैड इफेक्ट्स। तो टाइम आ गया है बैड इफेक्ट्स स्टडी करने का। बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। हम बात कर रहे हैं बैड इफेक्ट्स की। कौन से बैड इफेक्ट्स? जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी के बैड इफेक्ट्स हैं, जो कि 1950 से 1990 में रही। जैसे कि आपको पता ही है कि हाँ जी, हम इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने गुड इफेक्ट्स भी इसी के पढ़े हैं। गुड इफेक्ट्स में हमने यानी कि इसी के अच्छी बातों के, अच्छी चीज़ों के बारे में जाना था कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो हमारी 1950 से 1990 के बीच में रही, उस स्ट्रैटेजी से क्या अच्छे इम्पैक्ट पड़े। और अब हम जानना चाहते हैं कि बुरे प्रभाव भी कुछ पड़े होंगे इस स्ट्रैटेजी की वजह से, वो कौन कौन से थे। कहते हैं कि बैड इफेक्ट्स वर एज सिग्निफिकेंट एज गुड इफेक्ट्स। कहता है कि बैड इफेक्ट्स जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपने गुड इफेक्ट्स को जानना समझा। कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू, जब हमें पता चलेगा कि हमारा ये क्या है, हमारे लिए ये बैड इफेक्ट्स हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे। ये इसीलिए ये बात कह रहा है कि जो बैड इफेक्ट्स हैं वो गुड इफेक्ट्स के जैसे ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की बुराई नहीं पता चलेगी तो हम उसे ख़त्म कैसे करेंगे। तो कहता है बुराई जानना बहुत ज़रूरी है। उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छाई जानने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा था हम कि बुराई को जाने। वैसे तो अच्छाई जानना भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमें ये तो पता चले ना कि हमें अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाई है तो हमें इससे फ़ायदा कितना हुआ या हमें इसका अच्छा प्रभाव कितना देखने को मिला। तो उसी तरीके से हमें अब इसके बुरे इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वो हमने अब देखने के बाद फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में कहता है पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल फेट। क्या किया भाई, जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली थी, हमने कह दिया भाई प्राइवेट सेक्टर ऐसा ही है, नहीं मान रहे, मतलब प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया था, आप सबको पता है, और पब्लिक सेक्टर को प्राइमरी रोल दिया गया। पर पब्लिक सेक्टर को क्या माना गया कि वो लीडर है, लीडिंग रोल उसको दे दिया गया। सेंट्रल रोल किसने प्ले किया? पब्लिक सेक्टर ने। अब कहता है आपने जितना पब्लिक सेक्टर करना था ना, आपने कर लिया। जैसे ही आपने पब्लिक सेक्टर के मोनोपोली दे दी ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ना सोसाइटी को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने पब्लिक को ही ध्यान से हटा दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जिस गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये है कि सोशल वेलफेयर के साथ, सोशल जस्टिस के साथ हम ग्रोथ करेंगे, उन्होंने उन्हीं को सबको इग्नोर कर दिया। यानी क्या हुआ, सबका अगर यानी पब्लिक सेक्टर जो थे उनकी मोनोपोली थी, तो जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते थे लोग, उनको क्या था, उनको ये था कि हम गवर्नमेंट जॉब पर है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम काम करें ना करें, हमें सैलरी मिलेगी, जितनी मिलती है हमें मिलती रहेगी, तो हमें क्या मतलब है, हमें कुछ करना नहीं है, कोई कुछ आके हमें टोकने वाला तो है नहीं। एक बार मिल गई गवर्नमेंट जॉब, सो मिल गई। तो कह रहा है कि इनएफिशिएंसी, ना तो वो काम करने में एफिशिएंट रहे, जैसे उनको एक बार पब्लिक सेक्टर में एंट्री मिली, बस मिल गई। करप्शन हर जगह, लीकेज, पिलफ्रेज emerged as their principal characteristics। कहता है कि धोखाधड़ी, चोरी, करप्शन, चोरी नहीं, लीकेज, हाँ लीकेज चोरी होते हैं एक तरह के, पिलफ्रेज, ठीक है, करप्शन, इनएफिशिएंसी हर जगह फैल गई। यानी जहां जाओ वही यही देखने को मिल रहा। बाय इनकरिंग ह्यूज लॉसेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लीड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स नेशनल रिसोर्सेज। और कहते हैं इतना ज्यादा लॉसेस हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनको क्या करना पड़ा, इनएफिशिएंट यूज करना पड़ा। नेशनल रिसोर्सेज जो थे हमारे स्केयर थे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमारी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो जो स्केयर रिसोर्सेज थे, अनलिमिटेड वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी थे, तो पब्लिक को यानी पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ा, इनएफिशिएंट यूज करना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा लॉसेस हो गए। अब उन लॉसेस को किस तरीके से कवर अप किया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उन रिसोर्सेज का भी इनएफिशिएंट यूज़ किया। तो बैड इफेक्ट्स है ना, ये हमने अभी एक ही पॉइंट में कवर किया। सारी की सारी बातें, क्या बातें कवर की कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पब्लिक सेक्टर को हमने मेन रोल दे दिया, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने ये मान लिया कि मैं डोमिनेट पावर में हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कहने वाला। यानी पब्लिक सेक्टर के अंडर आने वाले एम्प्लॉयज ने ये सब कुछ माना। उन्होंने करप्शन, इनएफिशिएंसी, पिलफ्रेज, लीकेज, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रहकर काम किया। यानी कि ऑनेस्टली वो काम करना भूल गए और वो सोचने लगे बस पैसा आ जाए, चाहे करप्टेड होके आ जाए, चाहे किसी तरीके से आ जाए, तो उनको बस पैसे से मतलब रह गया। और इतना ज़्यादा लॉसेस हो गया, जिस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ा, इनएफिशिएंट यूज करना पड़ा स्केयर नेशनल रिसोर्सेज का। फिर कहता है सेकंड पॉइंट में प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन था उसने उसकी ग्रोथ को
प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंटरेस्ट, हाँ जी, क्या किया हमने, कह दिया था कि हमारे अब इंडिया के अंदर क्या नहीं आ सकता, हमारे इंडिया के अंदर फॉरेनर प्रोडक्ट नहीं आ सकता। यानी हमने कह दिया था ना, प्रोटेक्ट कर दिया था अपने डोमेस्टिक कंट्री को, किस तरीके से कि जो बाहर से आने वाला इंपोर्ट है ना वो अब इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से हम कंपटीशन से बच जाएंगे, यानी कि हमारा ही प्रोडक्ट रहेगा, हमारा ही बिकेगा। तो कहते हैं ये जो आइडिया तुम्हारा था ना कि तुम्हारा ही प्रोडक्ट तुम्हारा ही बिकेगा, बस यही बन के रह गया। मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड था ना प्रोडक्ट की क्वालिटी का, वो प्रोडक्ट हम मतलब कि वो स्टैंडर्ड हमारा प्रोडक्ट नहीं अचीव कर पाया। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप का रखा था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होनी चाहिए, वो इंडिया का प्रोडक्ट नहीं अचीव कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कंपटीशन तो आने नहीं दिया, पता तो चला नहीं, जैसा बना रहे हैं वैसा बिकता रहा। तो कहते हैं लैक ऑफ कंपटीशन प्रोमोटेड द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो कहता है कि कंपटीशन था नहीं, फॉरेनर्स आएंगे नहीं, फॉरेनर का प्रोडक्ट आ नहीं सकता, तो कहता क्या फोकस था उनका, बस ये था कि हमारी मोनोपोली मार्केट के अंदर, हम जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे वैसा बिकेगा, तो क्वालिटी के ऊपर क्यों फोकस करें। कहता है ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज कन्वीनियंटली अवॉइडेड। तो कहता है कंपटीशन के थ्रू ग्रोथ हमारे बिल्कुल नहीं हुई, ना ही हम डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी कि अगर हमें कुछ पता चलता तभी हम इनोवेशन लेके आते, तभी कुछ नया करने की सोचते, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया गया। थर्ड पॉइंट में कहता है सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रादर देन जनरेटिंग इट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया गया, कैसे सेव किया गया? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू। कहता है जबकि करना क्या चाहिए था, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए था, और उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट को प्रमोट इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट किया, यानी आने जो सामान बाहर से आ रहा है, इन्होंने कहा वो सामान यहीं पे बनाया जाएगा। तबकि ये कह रहा है कि जो सामान बाहर से आ रहा है, इट मीन्स वो बाहर वालों के पास उस चीज़ का बनाने के लिए अच्छा खासा मटेरियल है और अच्छी खासी मैन पावर है, सब कुछ, यानी वो जो बना के बाहर से यहाँ पे भेज रहे हैं, इट मीन्स उनके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं। तो कहता आने दीजिए उसे, लेकिन तुम इस बात पे फोकस करो जो तुम्हारे पास बेस्ट है उसको ज्यादा बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करो, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जबकि उल्टा किया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा फोकस था इस जब ये हमारी चल रही थी ये वाली स्ट्रेटेजी 1950 से 1990 के बीच की। तो कहता है ये इनएफिशिएंट प्रूव हो गई। आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो क्या हो गए, सिकुड़ने शुरू हो गए, अपने आप ही सिकुड़ने शुरू होंगे। तो कहता है बाय द एंड ऑफ 1990 दिस स्टॉक रेज टू देयर बॉटम, और 1990 तक ये जो स्टॉक थे बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए, और सो मच सो दैट वी हैड टू प्लेस आवर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू साल्वेज आर बोरोइंग्स, और हमने बोरोइंग्स लेनी पड़ी और उस बोरोइंग्स को बचाने के लिए हमें अपना गोल्ड जो था वो वर्ल्ड बैंक के अंदर रखना पड़ा। तो कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी हमने बैड इफेक्ट्स पढ़े, तो कहता है कि टाइम के साथ साथ बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड ओवरशैडोइंग द गुड इफेक्ट्स। तो कहता है बैड इफेक्ट्स जैसे ही आप सबने पढ़े मेरे साथ, आप सबको भी यही लग रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा कमियां थी इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो कहते हैं जैसे जैसे टाइम चलता गया तो इसके बैड इफेक्ट्स इतने बढ़ते गए कि जो गुड इफेक्ट्स थे उनको इसने ओवरशैडो कर लिया, या फिर तुम ओवरवेट भी कह सकते हो। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे भारी हो जाती है, यानी कि बैड इफेक्ट्स जो थे वो गुड इफेक्ट्स के ऊपर भारी हो गए इस स्ट्रेटेजी के। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सो मच सो दैट द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू रिविजिट द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट को मजबूर किया गया, यानी कि खुद ही मजबूर हो गई वो इतने सारे बैड इफेक्ट्स देखने के बाद, और उसने पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को, पूरी एंटायर स्ट्रेटेजी जो थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसको दोबारा से रिवाइव किया, और दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ एनईपी, और इसी की वजह से हमारी आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एनईपी के अंदर हमारा आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि सबसे बेस्ट टॉपिक होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। तो कहता है ये जो स्ट्रैटेजी हमारी 1990 में गई और वो हमारी आई 1991 में, यानी गवर्नमेंट को जब लगा कि बैड इफेक्ट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो गए गुड इफेक्ट से, तो हमारी आई नई इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो हमने बैड इफेक्ट्स पढ़े वो आपके आई थिंक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग थे। बैड इफेक्ट्स यानी कि बिल्कुल क्लियर कट समझ आने वाले बैड इफेक्ट्स थे कि हाँ जी ये बात, जैसे किसी ने ध्यान से अगर इस स्ट्रैटेजी को देखा है और ध्यान से पढ़ा है इस स्ट्रैटेजी के बारे में, तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ आने वाले पॉइंट्स थे। जैसे जैसे मैंने बताया तो आपके माइंड में चले जाने वाले पॉइंट्स थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik Classes. Bye bye, take care, keep watching, stay blessed.